नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम हॉट टॉक में। हमेशा की तरह मेरे सहयोगी हॉटलाइन के एडिटर इन चीफ राजा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा भाई, स्वागत है आपका। आज इंदौर में फिर एक मुझे लगता है 50वीं बार ये घोषणा हुई है कि बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। 1 तारीख से हेलमेट कंपलसरी होगा, पर इस बार जो है वो बड़ी कमेटी की रिकमेंडेशन पर इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं कि 1 अगस्त से इंदौर में बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बड़ा मुद्दा इस समय आज बात करने का है, लेकिन इसके पहले भी 2 मुद्दे हमारे पास बात करने के लिए हैं कि मध्य प्रदेश का विधानसभा का सत्र चल रहा है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है उस पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति पर हेमंत खंडेलवाल जी के आने के बाद क्या फ़र्क पड़ा है और क्या संगठन और जो बाकी निगम मंडल हैं उसकी नियुक्ति को लेकर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजा भाई, हम बात करते हैं लोकसभा के इस मानसून सत्र की। मानसून सत्र में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई। राहुल गांधी का भाषण हुआ, प्रियंका गांधी जी का भाषण हुआ, नरेंद्र मोदी जी का हुआ, अमित शाह का हुआ और तमाम लोगों ने चर्चा में भाग लिया। तो इसका लब्बुल आप क्या देखते हैं? नहीं, देखिए, दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद मतलब अपन बात करते हैं 22 अप्रैल से बात करते हैं। 22 अप्रैल पर जब जिस दिन पहलगाम का ये हादसा हुआ था, पहलगाम पे हमला हुआ था और 26 लोगों की, हमारे देश के लोगों की जान गई थी, उसके बाद से भी ये देश का एक पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स और ह्यूमन सेंटिमेंट का विषय तो बन ही चुका था। उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में 6 मई को हमारे देश ने ऑपरेशन सिंदूर किया और ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस रेट को आंकने के लिए पॉलिटिकल स्टेटमेंटबाजी स्टार्ट हुई कि किस तरीके से इस ऑपरेशन को देखा जाए, क्या सफलताएं हुई, ब्ला ब्ला, जो आमतौर पर राजनीति में सब दूर होता ही है। ठीक है, जैसा कि आपने जिक्र किया कि इसको अभी संसद के अंदर, सदन के अंदर इसका कल 2-3 दिन से डिबेट चल रही है और ऑपरेशन सिंदूर पे ही इस डिबेट को ओपन किया गया। और बीच में जब सदन नहीं चल पा रहा तो एक डिस्टर्बेंस था कि जब तक ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं होगी तब तक इस पर डिस्कशन करने के मायने नहीं रहेंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ, इसका जो पिन पॉइंटेड सवाल ये है कि जो सीज फायर हुआ, जिसको लेकर ट्रंप हमेशा से ये कहते आ रहे हैं कि मेरे कहने पर, मेरे संवाद होने के बाद नरेंद्र मोदी ने सीज फायर को एक्सेप्ट किया और भारत की तरफ से इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया गया। ट्रंप का कहना, पाकिस्तान और भारत से मैंने बात की थी और उसके बाद इस सीज फायर को एक्सेप्ट किया गया। इसका मतलब ट्रंप ने युद्ध रुकवाया है, एक तरीके से बात ये है। और ये बात ट्रंप एक नहीं, अभी तक 27 बार बोल चुका है। 27 बार यदि काउंट करो तो ऑन रिकॉर्ड, दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने, प्रेस ब्रीफिंग में, मीडिया के सामने, जहाँ पर भी जाते हैं वो सबसे पहले इसी का जिक्र करते हैं कि ट्रेड डील के मद्देनज़र मैंने इस वॉर को रुकवाया है। और वो उन्होंने कई बार ऑन रिकॉर्ड ट्वीट भी किया है और वाशिंगटन पोस्ट ये हो या वाइट हाउस हो, उनके ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट में भी ये सब चीज़ें बरकरार है। तो जब ट्रंप ये बार बार कहते हैं कि ये भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया है, सीज फायर मेरे कहने पे हुआ है, तो जाहिर सी बात है भारत की अपोजिशन पार्टियाँ हो या देश की आम जनता वो जानना चाहती है कि ट्रंप की इसमें पंचायत क्यों चली। जब युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहा था तो इसमें ट्रंप की पंचायती को कैसे एंटरटेन किया गया था, क्योंकि ट्रंप वन साइडेड हमेशा बोलते रहे हैं। हालांकि बीच बीच में भारत के विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट जरूर दिया था कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट विदेश मंत्री की तरफ से दिया गया था, पॉलिटिकल और अन्य लोगों की तरफ से भी दिया गया था। लेकिन मोदी जी ने अपने मुँह से ट्रंप का नाम लेकर कभी ये नहीं कहा कि ट्रंप का इस युद्ध के सीज फायर में कोई रोल नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस का डिस्कशन था, उसके बाद पॉलिटिकल डिसीजंस लिया गया। तो जब सदन में कल ये चर्चा चल रही थी तो 2 दिन से सदन इसीलिए चर्चा चल रही थी कि ट्रंप को लेकर मोदी जी खुद बोले। तो राहुल गांधी ने अपना आक्रामक रुख अपनाया, प्रियंका गांधी ने कुछ अपने संदर्भ रखे, इतिहास के, वर्तमान के, भविष्य के। अमित शाह ने खुद टेररिज्म को लेकर बात की कि यूपीए की गवर्नमेंट में कैसा कैसा टेररिज्म पनप रहा था, उन्होंने कुछ अपने आंकड़े रखे। फिर अमित शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक फिर कल चला कि देखिए पहलगाम के 3 आतंकी जो हैं वो तीनों आतंकी मारे गए हैं जो पहलगाम टेररिस्ट के लिए जिम्मेदार माने जा रहे थे। फिर मोदी जी, जब शाम को मोदी जी सदन में प्रकट हुए तो मोदी जी ने अपने जो आमतौर पर जो उनका स्टाइल है कि वो इतिहास, वर्तमान का सब पाठ पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाने के बाद कई बार नेहरू जी का जिक्र करते हैं और फिर मोर और लेस पाकिस्तान का संदर्भ बनाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। वो नरेंद्र मोदी ने कल भी वैसा किया ही। तो देखिए, एक हेल्दी डिबेट के लिहाज से ये डिस्कशन अच्छा माना जाएगा, क्योंकि डिस्कशन हो रहा है तो कई आर्ग्यूमेंट होंगे, उसमें कई बातें सामने आएगी। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे पे ऑपरेशन सिंदूर पर डिस्कशन किया जा रहा है, उस मुद्दे पे मोदी ने एक बात तो जरूर कही
कि दुनिया के किसी भी देश के इंटरवेंशन से, किसी भी देश के इंटरफेरेंस से हमने ये युद्ध नहीं रोका है, सीज फायर नहीं हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब दुनिया के किसी भी देश का आप जिक्र करते हो तो दुनिया तो क्लेम कर ही नहीं रही है। दुनिया के 193 देशों ने क्लेम नहीं किया कि हमने युद्ध रुकवाया। युद्ध रुकवाने का क्लेम केवल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट कर रहे हैं कि सीज फायर मेरे कहने पे हुआ है, मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है। तो जब एक ही व्यक्ति क्लेम कर रहा है तो फिर आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हो ऑन रिकॉर्ड? आपको नाम ले लेना चाहिए कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है इस युद्ध को रुकवाने में। जब आप यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट का नाम ले रहे हो कि मेरे पास कॉल आए, मुझसे बात करने की कोशिश की, मैं उस समय सेना के साथ मीटिंग में था, फिर मेरी बाद में बात हुई, अन्य मुद्दों पे बात हुई, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आप बड़ा हमला करने वाला है, तो हमने जवाब दिया, हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा, ये सब बातें हुई। पर आप ट्रंप का नाम लेकर क्यों नहीं कह रहे हो कि नहीं, ट्रंप का आज तक मुझसे कोई बात नहीं है, ट्रंप का कोई रोल नहीं है इस युद्ध को रुकवाने में? तो अभी भी उस संदेह और सवाल तो बरकरार है सर, जिसपे मोदी जी ने कल अपना लंबा चौड़ा क्लेरिफिकेशन दिया है, लेकिन ट्रंप को नामजद नहीं दिया, इसलिए सवाल तो खड़ा हुआ। क्योंकि क्लेम दुनिया का नहीं था, क्लेम एक व्यक्ति का था, और वह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो 27 बार बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर मैंने रुकवाया है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा भाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम अवसरों पर इस बात को दोहराया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाने में, ख़त्म करवाने में उनकी ही भूमिका है। हालांकि और ये बात सही है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा में एक अपना पक्ष रख रहे थे, पार्टी का पक्ष रख रहे थे, सरकार का पक्ष रख रहे थे, तो निश्चित तौर पर जब एक ही व्यक्ति क्लेम कर रहा है तो उसको ही इंगित करके इन सब बातों को कहा जाना चाहिए था। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सब अलग अलग पैमाने हैं, क्यों इस विषय पर क्या हुआ, इसकी गहरी बात जो है उसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल राजा भाई, जब हम लोकसभा के सत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र भी हो रहा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, गिरगिट को देखकर गिरगिट रंग बदलता है, पर यहाँ पर तो उल्टा हुआ। मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए गिरगिट का सहारा लेना पड़ा, और बजाय आम जनता के मुद्दों पर बात करने के, राज्य की जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए कांग्रेस गिरगिट को लेकर वहाँ पर जो प्रदर्शन कर रही थी, क्या कहते हैं इसको लेकर? बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बहुत ही मैच्योर और बहुत ही अच्छा पॉलिटिकल सवाल है आपका। और कल इस पर थोड़ा बहुत मैंने लिखा भी, कभी आप पढ़ पाए हॉटलाइन से, कि भैंस के आगे बीन बजाना और गिरगिट के सहारे यदि राजनीति कांग्रेस को करना है तो कांग्रेस की दुर्गति के लिए ऐसे इंसिडेंट्स ही जिम्मेदार रहेंगे। कांग्रेस का सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि आज हम कहाँ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी यदि अराउंड 165 सीटों के आसपास खड़ी है और कांग्रेस यदि अराउंड बिलो 50 के आसपास है, तो कांग्रेस को इस दुर्गति के पीछे अपने कारण जानने होंगे। और इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस यदि ऐसे सस्ती लोकप्रियता, और जो मैं सामान्य भाषा में, जो बोलचाल की भाषा में एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ, चिरकुटाई की हरकतें करेंगे, जिसके अंदर गिरगिट को लेके और सदन के अंदर भैंस के सामने बीन बजाना, इस प्रकार की यदि हरकतें करेंगे तो ये एक मजबूत ओपोजिशन को तो इस्टेब्लिश नहीं करता है, एक बात। दूसरी बात, जब सदन की बारी आती है तो आपको होमवर्क करना होता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें सरकार को घेरा जाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार का फेल्यूर रहा है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, सदन के अंदर बात करके तथ्यात्मक बात करना चाहिए। सदन के अंदर तो आप घुस ही नहीं रहे हो, बाहर ये चिरकुट हरकतें कर रहे हो, जिसको सस्ती लोकप्रियता कहता हूँ मैं। तो ऐसे राजनीति नहीं होती है सर। बीजेपी तो चाहती है कि आप सदन के बाहर ही रहो, बीजेपी तो चाहती है आप सस्ती लोकप्रियता बटोरते रहो, ताकि जब जनता के बीच में जाओगे तो आपके पास ऐसा कुछ नहीं रहेगा बोलने को और कहने को जिसके आधार पे आप कहोगे कि हमने, कांग्रेस ने जनता का मुद्दा उठाया। कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो सरकार को घेरा जा सकता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ ये सस्ती लोकप्रियता हमेशा महंगे सौदे साबित होती है। तो आप सस्ती लोकप्रियता, ये देखिए, ये गली मोहल्ले के लोग जो होते हैं ना, गली मोहल्ले के जो स्थानीय राजनेता होता है ना, ये उनका काम होता है छोटी छोटी बातों को लेकर प्रदर्शन करना, पुतले फूकना। ये उस लेवल के नेताओं का नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उस रेंज के लोगों का काम नहीं है। और जब देश का कोई बड़ा मुद्दा होता है तो उस समय उस मुद्दे पे आपको बात करने के लिए सदन के अंदर तथ्यात्मक गंभीरता से मुद्दे रखना चाहिए। आप सदन के बाहर ही मंडरा रहे हो और बाहर के बाहर ही फिर खदेड़ दिए जाते हो। आपने ठीक कहा, ये अच्छी बात नहीं है, इससे अच्छा पॉलिटिकल संदेश नहीं जा रहा, खासतौर से कांग्रेस के लिए। सही बात है। कांग्रेस पार्टी के जो कर्ता धर्ता मध्य प्रदेश में बैठे हैं और जिस तरह से वे इन सब घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आम जनता में कांग्रेस के प्रति कोई सकारात्मक छवि बनी ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहरहाल ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना स्टाइल है, अंदरूनी मामला है,
उनको जैसा करना हो करे, लेकिन हमें ठीक नहीं लगा तो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। बहरहाल राजा भाई, आज ताज़ा अभी इंदौर कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत बिना हेलमेट वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल ये राजा भाई, हेलमेट सिर्फ पेट्रोल लेने के लिए रहेगा या आम जनता गाड़ी चलाएगी तब भी हेलमेट की आवश्यकता है? और तमाम ऐसे अवसर आए हैं, कई सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि कल से हेलमेट कंपलसरी हो रहा है, लेकिन उसका सख्ती से कभी पालन नहीं हो पाया और 1 महीने के बाद वो अभियान धीमे पड़ जाता है। तो इन सब बातों पर आपका क्या व्यू है? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट मानना है सर, इंदौर जिस तरीके से स्वच्छता में एक दुनिया का ब्रांड बन चुका ना, हम 8 बार मोरलेस अब तो सुपर स्वच्छ भी हम कहने माने जा रहे हैं ना, ठीक है। तो हमने एक ख्याति प्राप्त की है स्वच्छता के मामले में। हमारे देश के अंदर हमने इंदौर को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिटीजनशिप एंगेजमेंट के कारण हम एक ऊंचाई को प्राप्त कर चुके हैं स्वच्छता के मामले में, ठीक है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा डेंट या हमारे लिए सबसे बड़ा एक जो अभिशाप शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंदौर का ट्रैफिक है सर। इंदौर का ट्रैफिक हमारे लिए एक अभिशाप बनते जा रहा है। ये ट्रैफिक इतना बिगड़ेल हो चुका है कि अब इंदौर का ट्रैवलिंग टाइम पहले 12-15 मिनट हुआ करता था, अब 1 घंटे के ऊपर होने लगा। अब आपको 1 घंटे का मार्जिन लेके किसी भी जगह के लिए जाना पड़ता है, खासतौर से पीक आवर्स को आप देखो तो, ठीक है। पीक आवर्स में मानता हूँ 5:30 से लेकर अराउंड 7 बजे तक, और सुबह का पीक आवर्स मानता हूँ इंदौर का पीक आवर्स 10:30 से लेकर 11:30 के आसपास का रहता है पीक आवर्स। तो आपने जो जिक्र किया है कि पेट्रोल पंप पे हेलमेट, ये ऐसे आदेश पहले भी हाईकोर्ट द्वारा आ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। अभी आपने कमेटी का जिक्र किया, कमेटी को रिकमेंडेशन से हो सकता है कि देखिए ये एक कॉल सेफ्टी का है, सुरक्षा का है, बहुत अच्छी बात है। हेलमेट सबको पहनना चाहिए, सीट बेल्ट सबको लगाना चाहिए ट्रैवलिंग के समय, ड्राइविंग के समय, ये अच्छी बात है, हम सबको इसका आदर्श से पालन करना ही चाहिए। लेकिन मेरी नज़रों में शहर की इन सड़कों में इससे बड़ा चैलेंज रेंगता हुआ ट्रैफिक है। हेलमेट तो व्यक्ति लगा लेगा, उसको चलने की खसकने की जगह नहीं मिल रही है सर, आप ये ध्यान रखिए। आप शहर के अंदर एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, अंदर लोग कोई गिर के नहीं मर रहे हैं, बड़े एक्सीडेंट बाईपास पे या अन्य जगह हो रहे हैं जहाँ अंडरस्टूड सबको लगाना ही चाहिए, शहर के अंदर भी लगाना चाहिए, अक्षर से पालन भी होना चाहिए संविधान का, नियम का, ट्रैफिक के कानून का, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मेरी नज़रों में एक छोटी बात है ये, इससे बड़ी बात ये कि शहर के ट्रैफिक को लेकर कोई प्लानिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे पुलिसिंग के पास नहीं है। 2 साल हो गए, तकरीबन 50 मीटिंग कर चुके होंगे कि हम ये करने वाले हैं, 2-5 दिन किसी चौराहे पर उनकी हरकत एक्टिविटीज़ नज़र आती है, फिर वही स्ट्रक्चर हमको ढर्रा समझ में आता है। बेसिक बातें करें, इंदौर का हृदय स्थल है राजवाड़ा पे आपको ई रिक्शाओं का मकड़ जाल समझ में आने लगेगा सर। आपको लोग पैदल भी नहीं चल सकते, ये स्थितियाँ वहाँ पे बन चुकी है। तो कोई सिस्टम राजवाड़ा जैसी इस जगह पे कोई सिस्टम और डिसिप्लिन ट्रैफिक का आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ लेफ्ट टर्न को लेकर हम लोगों में बिल्कुल भी ट्रैफिक सेंस नहीं है। हम लेफ्ट टर्न रोक के खड़े हो जाते हैं, पूरा ट्रैफिक पीछे तक जाम हो जाता है, और लेफ्ट टर्न को क्लियर कराने के लिए पुलिसकर्मी भी कोई मुझे नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। बारिश के दिनों में ये ट्रैफिक हमारे लिए और दुखदायी हो जाता है, क्योंकि जब बारिश रुकी होती है तो लोग किसी भी शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं, जैसे बारिश बंद होती है लोग ट्रैफिक को लेकर फिर सड़क पे आ जाते हैं, ये एक बड़ा कारण होता है, ध्यान रखिए आप। तो ये हेलमेट एक पार्ट हो सकता है जन सुरक्षा का, सिक्योरिटी का, लेकिन उससे बड़ा पार्ट है हमारे पास ट्रैफिक जैम, पीक आवर्स में ट्रैफिक जाम, डिस्टर्बेंस ऑफ ट्रैफिक, रूल को फॉलो नहीं करने वाला जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, उसमें किसी का नियम और डंडा बाद में काम करता है, हमको खुद को अनुशासन में होना चाहिए। हमारा सिविक सेंस कमज़ोर है इस ट्रैफिक को लेकर, और ये सिविक सेंस डंडे के बल पे चलता है। जितने दिन डंडा चलता है उतने दिन हम सिविक सेंस का पालन करते हैं, बाकी बाद में हम सिविक सेंस का पालन नहीं करते हैं। तो जैसे हमने स्वच्छता में एक आदत डाली ना, वैसे ये आदत आवश्यक है ट्रैफिक को लेकर। इंदौर का ट्रैफिक आने वाले समय में हमारे लिए बड़ा चैलेंज है, ऐसे ध्यान रखिएगा आप। आपका ट्रैवलिंग टाइम बढ़ते चले जाएगा। शहर छोटा है, रेडियस वाइज बहुत बड़ा नहीं है, और गाड़ियाँ इतनी हो गई है, EMI बेस्ड गाड़ियाँ सड़क पर ज़्यादा आ गई है। हमारे शहर में पार्किंग के स्टेशंस नहीं हैं। एक बार आपने बहुत अच्छा जिक्र किया था, मुझे याद आता है मेट्रो को लेकर, कि मेट्रो की कनेक्टिविटी क्या है, मेट्रो से लोग पहुँचेंगे कैसे, मेट्रो तक जाएंगे कैसे। तो वो भी एक मैटर है कि मेट्रो तक पहुँचने के लिए आपने क्या साधन, क्या सुविधाएँ जुटाई है। मेट्रो तो हमारे घर के सामने तो आ नहीं रही है, हमको मेट्रो तक पहुँचने के लिए भी तो साधन चाहिए, ठीक है। तो वो कनेक्टिविटी कैसे होगी, उनकी पार्किंग कैसे होगी, कोई बड़ा व्यक्ति का गाड़ी पार्क करके मेट्रो पकड़ेगा तो गाड़ी कहाँ पार्क करेगा, ये बड़े चैलेंजेस हैं। ट्रैफिक
ट्रैफिक के मामले में जनप्रतिनिधियों, समाज सेवाओं को, मीडिया को, पुलिस को, प्रशासन को बहुत अलर्ट मोड पे रहकर रेगुलर बेसिस पे सिविक सेंस को जिंदा करना होगा। शहर के कर्ता धर्ता जब इस तरह का कोई प्रकरण न्यायालय में लगता है तो न्यायालय में जाकर इस बात की पुष्टि करते हैं कि शहर से हमने बीच में से ई रिक्शा को हटा दिया है, ट्रैफिक को व्यवस्थित कर दिया है। पर जो आपने कहा कि वो मकर जाल राजवाड़ा पर आज भी मौजूद है, और सिर्फ राजवाड़ा नहीं, शहर के अलग अलग हिस्सों में ई रिक्शा शहर की यातायात व्यवस्थाओं को खुली चुनौती दे रहा है। प्रशासन को भी दे रहा है, लोगों को भी दे रहा है कि आप कैसे निकलते हो, कैसे बिना ट्रैफिक जाम के यहाँ से निकल पाओगे। तो ये एक बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है। और जैसा आपने जिक्र किया, इस शहर के जो रेडियस में कम है, लेकिन यहाँ लगातार EMI वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ने की वजह से ट्रैफिक जाम, शाम को आप कहीं जा नहीं सकते। अगर आपको जाना है तो दिन में ट्रेवल कर लीजिए, और अगर दिन में भी बारिश हो गई तो आपको पूरे समय ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। सर, बाईपास उठा के देख लीजिए। बाईपास, चूँकि आजकल शहर बाईपास पे बसने लगा है, देखिए, और बाईपास पे अधिकांश मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट हैं। तो वहाँ पे पीक आवर्स के अंदर आपको खासतौर से पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो अपन, ठीक है, अब वहाँ पे अंडरपासेस इतनी मतलब अनप्लान तरीके से बनाए हुए हैं कि अंडरपासेस में एक बार जाम लग जाता है तो एक घंटे वो जाम नहीं खुल पाता है, ठीक है। जब पुलिस रहती है तो मोरलेस खुलवा लेती है, जब पुलिस नहीं रहती है तो फिर भगवान भरोसे स्ट्रक्चर रहता है वहाँ पे। फिर सड़कों की हालत ख़राब है, नेशनल हाईवेज भले ही हो, वहाँ रोड बहुत ख़राब है। तो बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इंदौर में नहीं है, आप ये मान के चलिए। आप हम एक मतलब सौजन्यवश बात कर सकते हैं कि हमारा जलवायु अच्छा है, क्लाइमेट अच्छा है, लोकेशन अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम आज भी बहुत कमज़ोर है। हमारे पास फ्लाईओवर्स नहीं हैं, हम रेंग रहे हैं। ये BRTS हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नगर निगम के अफसर इसको तुड़वा नहीं पा रहे हैं, हटवा नहीं पा रहे हैं। कौन सी एजेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, ये एजेंसियां कब आएगी? क्योंकि AB रोड आज भी इस बात का मतलब हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद भी यदि नहीं टूट रहा है तो हम आज भी उसको सफ़र तो कर ही रहे हैं। या फिर उसके अंदर 4 व्हीलर के एंट्री स्टार्ट कर दें कि 4 व्हीलर कम से कम इसके अंदर से चलना स्टार्ट कर दे। कोई प्लानिंग नहीं है, सब कुछ फीते काटने में लगे रहते हैं, फोटो सेशन में, इवेंट में लगे रहते हैं। न जनप्रतिनिधियों की प्लानिंग है, न एडमिनिस्ट्रेटिव और ये इनके पुलिस अफसरों की कोई ऐसी प्लानिंग है जिसको एग्जीक्यूट होते देखा जाए। रेसिडेंसी में बैठ के चाय की प्यालियों पे रोज़ मीटिंगें होती है, मीडिया भी उसमें शामिल होता है, लेकिन मोर और लेस एग्जीक्यूशन नहीं है उसका। सही बात है राजा भाई, ये तमाम सारे मुद्दे थे जिन पर हमने बात की, लेकिन एक मुद्दा अछूता रह गया। पिछले सप्ताह राजा भाई का जन्मदिन था और राजा भाई ने 501 पौधे लगाकर अपना जन्मदिन मनाया। तो राजा भाई, सबसे पहले तो तमाम हमारे व्यूअर्स की तरफ से बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और ये 501 पौधे जो आपने लगाए, उसको लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, ये दरअसल देखिए, मैं 2004 से ही इस प्रकल्प और इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि चाहे वो कोई मांगलिक प्रसंग हो, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी हो, चाहे बर्थडे हो, मेरा एक नेचर के प्रति विशेष थोड़ा सा झुकाव रहा है। मुझे 2 चीज़ों से थोड़ा सा इरिटेशन होता है। एक तो किसी भी जगह जब पानी वेस्टेज होता हुआ दिखता है, कैसा भी हो, चाहे वो बारिश का पानी भी किसी नाले में से गिरता है, तो मैं सोचता हूँ इसको पानी को कैसे अपन बचा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो वेस्टेज होता हुआ पानी मुझे थोड़ा सा कष्ट देता है। एक कहीं पे भी फालतू की बिजली जलती है, कहीं पे भी जलती हो, तो मुझे कष्ट होता है कि बिजली हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। और प्रकृति को लेकर मेरा ये मानना है कि हम जो रोज़ प्रकृति से जो ले रहे हैं तो हम दे क्या रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो हमारे पास देने को कुछ नहीं है सर, एक पेड़ के अलावा, एक पौधे के अलावा कुछ नहीं दे सकते। बाकी तो हम जो देते हैं वो धुआं, पॉइजनस एलिमेंट देते हैं, गाड़ियों का धुआं देते हैं, तमाम प्रकार के। तो ये मेरा बेसिक कैरेक्टर है कि 2004 से मैं इस चीज़ का पालन कर रहा हूँ और मुझे इसकी प्रेरणा मिली पितृपर्वत से। सर, मुझे याद है जब मैं अपने SR चैनल के लिए कवर करने गया था, तब मुझे पितृपर्वत ने मुझे इम्प्रेस किया, कैलाश जी के इस प्रकल्प ने इम्प्रेस किया कि पितरों के निमित्त अपना एक पेड़ लगाया जाए, पौधा लगाया जाए। वहाँ एक पानी का टैंकर खड़ा था, तो मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, प्रकृति को डिलीवर करने इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती है। तो फिर मैं ग्रेजुअली कभी 11, कभी 21, कभी 51, हालांकि ये सब बातें मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इन चीज़ों की मार्केटिंग करूँ, मुझे ये मेरा पर्सनल कॉल है, लेकिन मेरी इच्छा रहती है, मैं इंस्पायर भी करता हूँ लोगों को कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि आपका पेड़ से आपका एक अटैचमेंट हो जाता है और उसको फिर आप उसको चाहे पेरेंटल रूप में देखें, चाहे परिवार के सदस्य के रूप में देखें, उसका केयर कीजिए। और केयर करते हैं तो आप अपनी प्रकृति को, जो प्रकृति से दिन भर ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में एक लेश मात्रा में कुछ आप उसको रिवर्ट कर पा रहे हैं, ये मेरा मकसद है। देखिए, राजा भाई ने जन्मदिन कैसे मनाया जाता है अपना, उसको लेकर एक बहुत अच्छी बात कही है। और आप प्रकृति से जो ले रहे हैं, प्रकृति को दे क्या रहे हैं? धूल, धुआं, पॉल्यूशन,
तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन ये प्रकृति हमारे साथ हमेशा न्याय कर रही है। ये प्रकृति हमें स्वच्छ हवा देती है, ये प्रकृति हमें जीवन दे रही है। तो इस प्रकृति को सहेजना, संभालना हमारी ज़वाबदारी है। बहरहाल मुझे लगता है कि राजा भाई ने जो प्रयास किया है प्रकृति के प्रति और जो आह्वान आपसे किया है कि अपने इस जन्मदिन को या कोई अन्य भी जो आपका समय है या आपका कोई ऐसा अवसर आता है, तो इन सब अवसरों पर आप पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एक प्रेरणा मिलेगी। मैं एक आगे की बात और कहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि हम लोग ये जो बुके देते हैं ना, बुके मोरले 500, 700, 1000 रुपये के आते हैं। बुके की लाइफ 1-1.5 दिन में उसके जो कलियाँ जो है वो स्पॉइल हो जाती है, फिर हम लोग उसको कचरे में फेंक देते हैं। यदि आप उस दिन कोई बेलपत्र का पेड़, तुलसी का पौधा, जो भी पौधा आपको पसंद हो, अपने साथी को देते हैं तो वो पौधा अपने घर में लगाता है व्यक्ति, उसकी गार्डनिंग करता है। सर ये बुकों गार्डनिंग नहीं हो सकती ना सर, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। कि इन चीज़ों को हम जब फ्लोट करते हैं तो फिर हमको याद रहता है कि फलाने व्यक्ति ने हमको ये पौधा दिया था। वो बड़ा होता तब भी उस व्यक्ति का स्मरण हमारे जीवन में रहता है कि फलाने व्यक्ति ने हमको ये बर्थडे पे, वेडिंग एनिवर्सरी पे, मांगलिक अवसर पे ये गिफ्ट दिया था। तो ये चूँकि मैं इन चीज़ों को थोड़ा बहुत पालन करता हूँ, इसलिए कहने की हिम्मत कर रहा हूँ कि ये किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात राजा भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस तरह से प्रकृति के साथ जब हम अपना लगाव विकसित करेंगे, प्रकृति के साथ लगाव को लेकर सचेत रहेंगे, तो निश्चित तौर पर जो एक पौधा आप जन्मदिन पर किसी को उपहार देते हो, और पौधा जब वृक्ष के रूप में परिवर्तित होगा और जब उसकी देखभाल आदमी मन से करता है तो वो सिर्फ एक पौधा नहीं होता, वो एक परिवार का एक सदस्य होता है। जिस तरह से आप अपने बच्चे की देखभाल करके उस बच्चे को बड़ा करते हैं, उसी तरह से पौधे को भी बड़ा कीजिए। और वातावरण और ये जो पूरा पॉल्यूशन शहर में देश में फैल रहा है, इससे मुक्ति दिलाने का प्रयास कीजिए। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमेशा हम कार्यक्रम को समाप्त करते हैं तो तमाम सारे ऐसे विषय होते हैं जिसमें राजनीति की बात होती है, जिसमें अलग अलग विषयों पर बात होती है, लेकिन आज बात की समाप्ति जो है बहुत अच्छे विषय के साथ हो रही है, प्रकृति के साथ हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि एक हैप्पी एंडिंग किसी कार्यक्रम की होना चाहिए और आज हमने वही करने का प्रयास किया है। राजा भाई, आज के इस कार्यक्रम में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी और राजा शर्मा को दी इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।